तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका नाम है डैन ऑफ थीव्स। इस मूवी में आपको दिखाया जाता है कि कैसे मिलिट्री से निकाले हुए नौजवान अपनी स्किल्स दिखाते हुए मुख्तलिफ बैंकों में चोरी करते हैं, लेकिन सीक्रेट एजेंसी को उनके बारे में पता लग जाता है। फिर उनके पास सबूत नहीं होता तो वो उनके अगले प्लान का इंतजार करते हैं और इनका अगला प्लान होता है शहर के सबसे बड़े बैंक को लूटने का, जिसे अभी तक किसी ने नहीं लूटा और जिसे लूटना इम्पॉसिबल होता है। खैर चोर इस बैंक को लूटने में कामयाब होते हैं क्या नहीं, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मूवी शुरू होती है एक आर्मर ट्रक को दिखाते हुए जो लॉस एंजल्स के शहर में सुबह के 5 बजे एक शॉप पे जाके रुकता है सुबह का नाश्ता लेने के लिए। तभी 2 गाड़ियों में कुछ लोग आते हैं और वो लोग उन्हें गन पॉइंट पे गिर लेते हैं और 2 गार्ड्स को ना चाहते हुए भी मार देते हैं और गाड़ी का पिछला गेट ग्लास कर खोल देते हैं, जिसमें एक और गार्ड भी पीछे बैठा था। वो लोग उसे जख्मी करके वहाँ से निकलने वाले होते हैं कि अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है। ये सब पुलिस पर भी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें 4 पुलिस वाले मर जाते हैं और एक को जख्मी कर देते हैं। लेकिन इस बैटल में उनका एक साथी भी मर जाता है। इसी वक्त उनका एक साथी जिसका नाम मैक था, वो उन सबको कहता है कि बैकअप आने में 30 सेकंड बाकी है, वहाँ से निकल जाओ। वो अपनी गाड़ी को ब्लीच से ब्लास्ट करके वहाँ से ट्रक ले जाते हैं और एक गैराज में खड़ी कर देते हैं। हम वहाँ उनके चेहरे देखते हैं, जिनमें से एक रेजा जो उनका लीडर था और दूसरा एंसन था जो बारूद में एक्सपर्ट था, तीसरा डोनी था जो बहुत अच्छा ड्राइवर था, चौथे का नाम बास्को था जो केमिकल में एक्सपर्ट था और उनका 5वां साथी मैक था जो कंप्यूटर में एक्सपर्ट था। इसके बाद रेव बास्को को कहता है कि तुम वापस जाके हालात का जायजा लो, हमने पुलिस वालों को मारा है जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ क्राइम सीन में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम निक था और वो एक सीक्रेट एजेंट होता है। खैर निक को वहाँ ग्रुप मेंबर से पता चलता है कि उन्होंने 4 पुलिस वाले 2 गार्ड्स को मारकर और एक को जख्मी करके प्रोफेशनल तरीके से एक खाली ट्रक को लेकर वहाँ से भाग गए हैं और जाने से पहले उन्होंने गाड़ी में ब्लीच ब्लास्ट करके सारे फिंगरप्रिंट्स और सबूत मिटा दिए थे। वहाँ क्राइम सीन में हम बास्को को भी देखते हैं जो हालात का जायजा लेने के लिए आया था। खैर निक दोस्तों को कहता है कि यहाँ के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठी करके गाड़ी को दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कर लो, हो सकता है हमें कुछ मिले और सारी रिपोर्ट लेकर मुझे मेरी ऑफिस में मिलो। इसी वक्त वहाँ पुलिस आती है। निक उसके साथ काफी बातचीत करते हैं क्योंकि ये केस पुलिस का नहीं था और नहीं उन दोनों की आपस में कुछ खास जमती थी। अब निक वहाँ से चला जाता है और हम बास्को को देखते हैं। वो अपने साथियों से कहता है कि वहाँ एलसीडी वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिनमें से एक का नाम निक था। तो रे उनके बारे में पता लगाता है, जहाँ से उसे पता लगता है कि निक पे पहले से ही केसेस चल रहे थे और ये एक संकी आदमी है जो बात करने से पहले गोली चलाता है और वो भी बिना सोचे समझे। मतलब इनका पाला अपने जैसे ही संकी आदमी से पड़ चुका था। फिर हम निक को अपने ऑफिस में देखते हैं जो अपने साथियों से पता लगाता है और उनसे कहते हैं कि ये 2 या 3 लोगों का काम नहीं बल्कि 5 या 6 बंदों का काम है जो एक टीम की तरह काम करते हैं और ये 5-6 लोग कोई आम आदमी नहीं बल्कि वेल ट्रेन बंदे हैं जो कि मिलिट्री या सीक्रेट एजेंसी के लोग ही हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले क्राइम बिल्कुल परफेक्ट क्राइम की तरह अंजाम दिए थे। मतलब उन्होंने गलती से खाली ट्रक पे हमला नहीं किया था बल्कि उन सबको पता था कि ये ट्रक खाली है, इसमें कोई पैसा नहीं है। दोस्तों, उन्होंने ये खाली आर्मर ट्रक क्यों चुराया था ये हम बाद में देखेंगे। खैर मजीद इन्वेस्टिगेशन पर उन्हें रे का पता चलता है क्योंकि यही शख्स एक्स मिलिट्री से था और हाल ही में जेल से निकला था, जिसके फौरन बाद ये चोरियां होने लगी। रे के बारे में मजीद जानने के बाद उन्हें मालूम होता है कि ये जेल से आने के बाद डोनी से ज्यादा मिलने के लिए जाता है और डोनी एक बार में काम करता है। अब रात को निक डोनी के बार में जाता है, वो वहाँ मैक को भी देख लेता है। फिर निक बियर पी के वहाँ से निकल जाता है और जब डोनी घर जाने लगता है तो निक उसे गन से बेहोश कर देता है। डोनी की आंखें घर में खुलती है जो निक और उनके दोस्तों का घर था। फिर डोनी उठ के देखता है कि वो सब लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे थे और वो लोग डोनी को देखकर वहाँ से लड़कियों को जाने के लिए कहते हैं।
फिर धोनी को वहाँ बिठा के उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन धोनी उन्हें कुछ नहीं बताता, बल्कि ये कहता है कि तुम गलत आदमी को उठा लाए हो। निक उनको डराने और धमकाने के बाद उसको एक फोटो दिखाता है जिसमें वो बीता और उसके साथ रे बीता। तब उनके पास कोई चारा नहीं होता और सब कुछ बताने लगता है और कहता है कि कुछ महीने पहले मेरे बार में एक शख्स आया था जिसका नाम मार्कस था। दोस्तों, धोनी की बात करने के दौरान कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम ये भी देखते हैं कि मार्कस वो शख्स था जो आर्मर ट्रक चुराते हुए पुलिस की गोली से मारा गया था। फिर धोनी कहता है कि मार्कस बार में आने के बाद बियर पीने लगा, हमारे बीच काफी बातें हुई जिससे हम दोस्त बन गए। तो मार्कस ने मुझे एक दोस्त से मिलाया जिसका नाम बास्को था और वो एक मिलिट्री का नौजवान था। तो मैंने उन दोनों से काम मांगा क्योंकि मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। फिर उन दोनों ने मुझे रे से मिलाया जो एक शातिर और तेजदरार बंदा था और कुछ महीने पहले जेल से निकला था। मैं जब पहली बार रे से मिला तो उन्होंने मेरी ड्राइविंग का टेस्ट लिया और उससे देखकर बहुत खुश हुआ और मुझे ड्राइवर की नौकरी दी। और कुछ दिनों बाद मैंने अपना पहला काम किया स्टेडियम बैंक को लूट के। निक उससे पूछता है कि वो लोग पैसों का क्या करते थे, तो धोनी कहता है कि वो मेरे सामने ज्यादा बातें नहीं करते, वो मुझे सिर्फ काम बताते हैं और काम करने के पैसे देते हैं। धोनी निक से पूछता है क्या मुझे तुम अरेस्ट करने वाले हो, और निक उसे कहता है कि नहीं, तुम अपना काम इसी तरह करो और वहाँ से हमें तमाम इंफॉर्मेशन बताते रहो। फिर वो लोग धोनी को छोड़ देते हैं और धोनी जाते हुए उससे बास्को की कॉल आता है और वो 8 बजे मिलने को कहता है। अब 8 बजे वो लोग धोनी को एक जगह से रिसीव करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ निक को धोनी के जरिए से काफी जानकारी मिल जाती है जिसमें निक को ये पता लगता है कि मार्कस की तलाश ATF एजेंसी कर रही होती है हथियार चुराने की जुर्म में, और ये भी मालूम हो जाता है कि ये सारे मिलिट्री में थे जहाँ रे यूनाइटेड स्टेट मरीन फोर्स स्पेशल ऑपरेशन के कमांड थे। यानी निक को ये भी पता चलता है कि वो तमाम अपनी गलतियों की वजह से एक एक करके निकाले गए हैं, जिसकी वजह से ये पुलिस के दुश्मन बन गए, क्योंकि पिछली बार उन्होंने सबको मार दिया था सिवाय एक आदमी के जो कि एक आई सस्पेक्ट था। अब मिलिट्री की वजह से सब अपने अपने काम में माहिर थे सिवाय माइक के, और माइक एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था और उनसे काफी टच में था, इसलिए वो उनका आदमी हो सकता है। खैर निक अपने दोस्त से कहता है कि धोनी कहाँ पर पहुँचा है और वो उसे कहता है कि हमारा हर नजर उसी पे है। फिर वो सब ऑफिस से निकलते हैं और यहाँ हम उन चारों को एक गाड़ी में देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि रे लॉस एंजलिस का सबसे बड़ा बैंक लूटने का प्लान बना चुका है जिसे अभी तक किसी ने नहीं लूटा, जिस पर 50 से ज्यादा डाके डाले गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उसे लूट नहीं पाया क्योंकि उसे लूटना नामुमकिन है। फिर रे उन सबको कहता है कि इनमें बहुत रिस्क है और अगर एक बार कैमरे में तुम्हारी शक्ल आ गई तो कंट्री के सारे पुलिस और एजेंसी तुम्हारे पीछे पड़ सकती है, इसलिए क्योंकि हमने 4 पुलिस वालों को मारा है। सीन चेंज होता है और हमें रे का अड्डा दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों को प्लान बता रहे होते हैं, मतलब ये सब बैंक लूटने वाले थे। खैर पहले रे उनको बैंक के बारे में बताते हुए कहते हैं तुम अगर वहाँ जाते हो तो वहाँ के कंप्यूटर्स कंट्री के सारे इलाकों से तुम्हारी डेटा इकट्ठा करेंगे, इससे पहले कि तुम पहले सिक्योरिटी लेवल को पार कर पाओ। वहाँ फिर तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स के पास स्वीप कार्ड होते हैं, तो जैसे तुम पहले गेट से अंदर जाते हो तो वो उसे बंद करके आगे का एक दूसरा गेट तुम्हारे लिए खोल देता है। 2 मंजिल नीचे वर्ल्ड फ्लोर है जहाँ पर सेंट्रल सिक्योरिटी होती है और वहाँ सारा काम फिट करते हैं। ये वो जगह है जहाँ आर्मर ट्रक दूसरे बैंकों का पैसा यहाँ जमा करते हैं, फिर ये पैसों से बड़े ट्रक्स फील्ड के एम्प्लॉयर के हाथों में जाते हैं जहाँ पर हर वक्त 500 से 800 बिलियन डॉलर होते हैं, और इस जगह में हर मिलीमीटर पर एक सेंसर कैमरा और एक मोशन डिटेक्टर लगा होता है। लेकिन दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हर नोट का नंबर उनके डेटाबेस में रिकॉर्ड होता है, और अगर एक भी नोट वहाँ से चोरी हो जाता है तो वो उस नंबर को रिसर्कुलेट कर देंगे, फिर चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन जब वो शख्स उस नोट को इस्तेमाल करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। एक बात और, जब भी वो किसी बैंक का पैसा वसूल करते हैं तो पहला काम ये करते हैं कि वो उस पैसों को काउंट रूम बेच देते हैं और ये पैसा काउंट मशीन में डाल दिया जाता है। वो लोग 2 वजह से कामयाब हो सकते हैं। पहला ये कि वो दोबारा बैंक का पैसा चेक करते हैं और बैंक अगर किसी वजह से बंद हो तो वो उससे डेबिट या क्रेडिट से पैसे बेच देते हैं, और दूसरा ये
कि वो नए नोटों को कभी भी पुराने नोटों के साथ मिक्स नहीं करते जो मशीन में फिट ना हो, लेकिन जरूरी चीज ये है कि वो पुराने नोटों के नंबर डेटा बेस से मिटा देते हैं, और अगर एक बार वो मिट गए तो वो नोट दुनिया में आजाद है। लेकिन वो लोग पुराने नोट मशीन में डाल के क्रैश कर देते हैं और उन नोटों से कचरा बन जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक हर रोज तकरीबन $30 मिलियन वो क्रैश कर देते हैं। 4 से 5 बजे के दरमियान $30 मिलियन कुछ सेकंड में कचरा बन कर नीचे पड़े डस्टबिन में जाते हैं। इसके बाद कचरा उठाने वाले ट्रक्स उसे वहां से ले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये नहीं दिखाया कि वो लोग पुराने नोटों को क्रैश करने के बाद उनके बदले नए नोट कैसे छापते हैं, क्योंकि पुराने नोट गवर्नमेंट तभी क्रैश करते हैं जब उन नोटों का नंबर नए नोटों पर छपती है। खैर, मूवी में एंसन रे से ये सवाल करता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद हम अंदर कैसे जाएंगे और हम बाहर कैसे निकलेंगे और हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो रे इन सब को पूरा प्लान समझा देता है और उनका प्लान पिछले गेट से अंदर जाने का था जहाँ से आर्मर ट्रक अंदर जाते थे, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं थी और न ही वहाँ के कैमरे कंप्यूटर डेटाबेस से कनेक्ट थे जिससे वो लोग पकड़े जाए। इससे आगे का प्लान हमें इस वक्त तो समझ में नहीं आता, क्योंकि रे के जरिए हम सिर्फ इतना ही समझ पाते हैं कि वो एक शख्स को काउंट रूम तक भेजेंगे और वो शख्स वहाँ जाने के बाद वो AMP ऑन कर देगा जिससे कैमरा, सेंसर और मोशन डिटेक्टर काम करना छोड़ देंगे। दोस्तों, AMP का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है, जिसकी वजह से उसके आसपास हर इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज काम छोड़ देता है। और रे की इस बात को हम आखिर में समझेंगे कि रे का काम क्या था। खैर, अगले दिन हम डोनी को देखते हैं जो एक डिलीवरी बॉय बना होता है और 2 पैकेट लेकर इस बैंक में जाता है और एक पैकेट उस औरत को देकर और दूसरा वॉशरूम में छुपा देता है। और जब वापस निकलता है तो निक उसे देख लेता है और निक अपने दोस्तों से कहता है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर चुके हैं और उसे डोनी ने कहा था कि वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा चुराने वाले हैं, मतलब ये कि वो फिट के बैंक को लूटने वाले हैं। और उसे अपने दोस्त कहते हैं कि फिट बैंक को लूटना बच्चों का काम नहीं और वो लोग फिट बैंक के हाथों से खुद ही पकड़े जाएंगे और वैसे भी फिट हमारी बात कहाँ मानेगी। निक कहता है, रे को तुम कब मत समझना, मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ। वो वहाँ किसी कानून को नहीं मानता था, देख लेना तुम सब। रे वहाँ सब रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे और वहाँ निक भी आ जाता है और जब निक उसे देख लेता है तो उसे रहा नहीं जाता और वो उनके पास जाता है और डोनी से पूछता है और उसे कहता है कि तुम डोनी हो। डोनी उसे जवाब देता है कि हाँ, क्यों। इसके बाद निक उसे कहता है कि हम जिम में मिले थे, तुम्हें याद है क्या। और डोनी उसे कहता है कि हम अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। तो निक इन सब को बहुत बुरा भला कहते हैं और निक उसे कहता है कि हम कुछ दिन बाद एक गेम खेलते हैं, क्या आप लोग हमारे साथ खेलोगे। तो रे गुस्से से उठकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ, तुम किसी को भी गाली दे सकते हो, न मुझे और न मेरे दोस्तों को। और जब लड़ाई होने वाली थी तो वहाँ उसी वक्त निक का एक आ जाता है, पूरा मामला संभाल देता है और उसके बाद निक को वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद रे डोनी पर शक करके उसे बहुत मारता है और रे उसके सर पर बंदूक रखकर उसे कहता है कि मैं आपको आखिरी मौका देता हूँ, मुझे सब बता दो। डोनी उससे कहता है कि वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, वो इसलिए खामोश है क्योंकि उसके पास हमारे खिलाफ सबूत नहीं है। रे उसे कहता है कि ठीक है, हम फ्राइडे को बैंक लूटेंगे और अगर तुमने कोई चालाकी चलाई तो मेरी पहली गोली से तुम मरोगे। और अगले दिन डोनी निक के पास आके कहता है, तुम मुझे मरवा देते और तुम्हारी इस हरकत से वो लोग रुकने वाले नहीं हैं और वो लोग फ्राइडे को किसी जगह रोबरी करने वाले हैं। निक पूछता है कि कहाँ और डोनी कहता है कि मुझे नहीं पता, फ्राइडे को मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। और डोनी उसे कहता है कि वहाँ से आप मुझे तुम निकालोगे। निक उसे कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें वहाँ से निकाल दूंगा। और उसके बाद डोनी वहाँ से निकल जाता है और फ्राइडे वाले दिन हम डोनी को देखते हैं जो रे के पास आता है। तो रे उसे कहता है कि हमने प्लान चेंज कर दिया। फिर रे उसे गन देकर कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी आए तो उसे उड़ा देना और चाहे वो कोई भी हो। रे उसको गन के बारे में सब कुछ बता देता है कि गन कैसी चलाई जाती है। वहाँ निक को अपनी दोस्त की कॉल आती है और कहता है कि डोनी ने बता दिया कि वो रिजर्व बैंक लूटना चाहते हैं। निक उसे कहता है कि ठीक है, मैं आता हूँ, तुम सबको खबर कर दो और तैयारी शुरू करो। अब निक अपनी ऑफिस आकर सारी तैयारी करते हैं और रिजर्व बैंक चले जाते हैं। और जब वो रिजर्व बैंक पहुँच जाते हैं तो वो रे के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन इस बैंक में इतना पैसा नहीं होता, ये सिर्फ लोन देने वाला एक मामूली सा बैंक होता है। इसके बाद रे वहाँ अपने साथियों के साथ
साथ आ जाता है और वहाँ बैंक में घुसकर सबको बंदी बना देते हैं और मैनेजर से कहते हैं कि 911 पे कॉल करके सारी सिचुएशन पुलिस वालों को बता दो और उसे कहना कि हमारी डिमांड 10 घंटे के अंदर अंदर $10 मिलियन और एक हेलीकॉप्टर जिसका फ्यूल टैंक फुल हो, और अगर ये सामान जल्दी नहीं पहुंचा तो हम हर घंटे के बाद एक बंदी को मारना शुरू कर देंगे। मैनेजर 911 पे कॉल करके उन्हें सब बता देता है। इसी वक्त वहाँ पुलिस की कई सारी गाड़ियाँ आती हैं और निक उसे रोक लेते हैं आगे जाने से, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। वो उल्टा पुलिस पे चिल्लाता है कि हम इसे रंगे हाथों पकड़ने वाले थे, हम कई हफ्तों से उन पे नजर रख रहे हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से वो होशियार हो गए हैं। खैर इन सब के बाद पुलिस का हेड बैंक कॉल करके रे से बात करता है और उनसे कहता है कि खुश मत करना, हम तुम्हारे डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें काफी वक्त लग सकता है। रे उसे कहता है कि तुमने बेकार में एक बंदे को मरवा दिया और फोन काट के एक साथी को इशारा देता है। वो लड़की को वॉशरूम ले जाकर गोली मार देता है। निक की गोली की आवाज सुनकर FBI एजेंट पर टूट पड़ता है कि इन सब पुलिस वालों को तूने ही यहाँ बुलाया और तुम्हारी वजह से एक बंदे की जान गई। तभी निक के पास रे की कॉल आती है। रे निक से कहता है कि कैसा लगा मेरा प्लान। निक कहता है कि तुम अंदर तो घुस गए, बाहर कैसे निकलोगे। रे कहता है फिलहाल तो पता नहीं। निक कहता है तुम तैयार रहना, मैंने तुम्हारी कब्र खोद दी। रे कहता है कि देख लेंगे हम तुम्हारी कब्र भी, और उसके बाद वो कॉल काट देता है। निक सोचता है कि रे इतना बेवकूफ नहीं हो सका, उसके बाद जरूर कुछ बड़ा प्लान होगा, तो वो बैंक का नक्शा मंगवा के देखने लगता है और इसके बाद पुलिस रे को कॉल करता है कि हमने तुम्हारी डिमांड मान ली, हमें सिर्फ 90 मिनट दो, हम तुम्हारे पैसे और हेलीकॉप्टर पहुंचा देंगे। और रे उसे कहता है कि ठीक है। और उसी वक्त वहाँ बैंक में एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे आसपास के शीशे टूट जाते हैं और वो लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो लोग वेट करते हैं पैसा और हेलीकॉप्टर आने का। काफी देर के बाद निक को भी बैंक के नक्शे से पता लगता है कि इस बैंक के नीचे से एक टनल जाती है। निक बैंक की तरफ जाता है और पुलिस उसे बहुत मना कर देते हैं, लेकिन निक आगे बढ़ता है और बैंक जाके देखता है कि वहाँ कोई नहीं था और वहाँ वो देखता है कि उन्होंने फर्श में बम को ब्लास्ट करके नीचे कड़ा बना दिया था और उसके जरिए से वो लोग भाग गए थे। और वहाँ हम उस लड़की को देखते हैं जो रे की दोस्त ने उस पर गोली चलाई थी कि वो जिंदा है। मतलब रे ने जानबूझ के पूरी पुलिस और निक को वहाँ बुलवा दिया था ताकि वो लोग उनका वहीं इंतजार करते रहे, जिससे रे को टाइम मिल जाए अपनी असली प्लान को कंप्लीट करने का। दूसरी जगह हम माइक को देखते हैं जो इसी बैंक के फोन को टैप करके सुनते हैं और उसे पता लगता है कि एक बैंक उसे 3 दिन बाद पैसा भेजने वाला था और इस फोन के करते ही वो खुद उस बैंक को कॉल कर देता है कि मैं दोबारा इसी बैंक से बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं शेड्यूल भूल गया था। अब वो बैंक वाला उससे कोड पूछता है तो वो उसे कोड बता देता है जिसे बैंक वाले कंफर्म कर देते हैं। मैक कहता है कि अपॉइंटमेंट अगले 2 मिनट में वहाँ पहुँच आनी चाहिए। फिर हम रे को गार्ड्स की यूनिफॉर्म में उसी ट्रक में देखते हैं जो उन्होंने मूवी की पहले ही सीन में चुराई थी। दोस्तों यहाँ हमें समझ आ जाता है कि उन्होंने खाली ट्रक क्यों चुराया। फिर वो लोग चेक पोस्ट पर पुलिस वालों को जाली कागजात दिखाकर आगे बढ़ते हैं और आखिरकार वार्ड तक पहुँचते हैं और वहाँ से 2 टब ले जाते हैं जिसमें पैसा था और वो टब एक आधा और एक फुल था, जिसे बैंक वाले इन दोनों को वेटिंग रूम में वहाँ बिठा देते हैं। और जैसे ही बैंक वाले टब लेकर काउंट रूम तक पहुँचते हैं और उसी वक्त बॉस को पावर कट कर देते हैं जिससे उनके काउंट मशीन बंद हो जाते हैं और वहाँ पुलिस अफसर सबको काउंट रूम से बाहर निकलने के लिए कहता है कि तुम लोग बाहर चले जाओ जब तक पावर वापस नहीं आ जाती। अब वो लोग बाहर चले जाते हैं और काउंट रूम खाली हो जाती है। अब काउंट रूम खाली हो चुका था तो रे हैंड्री के जरिए डोनी को कहता है कि अपना काम शुरू करो, अपना काम शुरू कर दो, काउंट रूम खाली है। और रे ने डोनी को पैसों से भरे हुए टब के अंदर छुपा दिया था। दोस्तों यहाँ हम रे का प्लान समझ जाते हैं। उसका प्लान डोनी को पैसों से भरे हुए टब में छुपा कर उनको काउंट रूम तक भेजना था, जिसमें वो कामयाब हुए। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि निक अभी तक वहाँ सेवरेज लाइन में उनका पीछा कर रहा था और आखिरकार रास्ता बंद था क्योंकि रे ने जाते हुए रास्ता बंद कर दिया था। फिर निक वापस आकर गाड़ी में बैठकर बैंक की तरफ जाने लगता है अपने दोस्तों के साथ और वहाँ हम डोनी को देखते हैं जो EMP ऑन कर देता है जिससे उस कमरे का कैमरा सेंसर और मोशन डिटेक्टर बंद हो जाता है। अब डोनी बाहर निकलकर बहुत सारे पैसे शापर में भर कर डस्टबिन में डाल देते हैं। अब वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स कैमरास को सही करने में बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो ठीक नहीं होता तो इस रूम में काम करने वाले वर्कर्स को बुला देते हैं काउंट रूम चेक करने के लिए कि वहाँ कोई मसला तो नहीं। तब डोनी ने बहुत सारे शापर पैसों से भर कर डस्टबिन में डाल दिए थे। जब वर्कर्स वहाँ पहुँचते हैं तो रे डोनी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। डोनी EMP को भी डस्टबिन में डाल देता है और वाल खोल कर वहाँ से चला जाता है। वर्कर्स जब वहाँ आते तो वहाँ सब कुछ ठीक था। डोनी नक्शा देखते हुए वॉशरूम तक पहुँच जाता है और वहाँ जाके यूनिफॉर्म पहनता है और वहीं डिलीवरी लेकर उसी लड़के को दे देता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब लड़की वो सड़ा हुआ बर्गर खाती है तो वो सिक्योरिटी को कॉल करके कहती है कि इस डिलीवरी बॉय को जाने मत दो। तब तक डोनी बैंक से निकल चुका था। अब रे और एंसन भी वहाँ बैंक से निकल जाते हैं। अब हम एक दूसरे शख्स को देखते
देखते हैं जो कचरा ट्रक में लोड करके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन आगे एक और शख्स भी कचरे का ट्रक लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो दोनों ट्रक के रास्ते एक दूसरे से चेंज कर देते हैं और बॉस को उस खाली ट्रक का पीछा करने लगता है। अब तक निक भी वहाँ पहुँच जाता है और इन सबको वहाँ ढूंढने लगता है और वहाँ रे बॉस को और एंसन उसी ट्रक वाले को पकड़ लेते हैं जिसने ट्रक का रास्ता चेंज किया था। अब निक भी डोनी तक पहुँच जाता है और उसे मार मार कर गाड़ी में डाल देते हैं। रे जब शॉपर ट्रक से निकलता है तो उसे डोनी का कॉल आ जाता है और वहाँ निक डोनी को बुरी तरह से पीट रहा था और उसे पूछ रहे थे कि पैसे कहाँ हैं और वो उसे रे का पता बता देता है और रे वो सब सुन लेता है और अपने आदमियों से कहता है कि जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है, पुलिस यहाँ जल्दी पहुँच जाएगी। उसी वक्त उसके पास माई की कॉल आती है और उसे कहता है कि डोनी ने उन्हें पकड़ लिया, हमें कहाँ मिलना होगा, लेकिन रे उन्हें जवाब नहीं देता। इस तरह गड़बड़ होते हुए रे पैसे चेक किए बगैर वहाँ से चला जाता है और वहाँ निक डोनी को हथकड़ी लगा कर रे के पीछे निकलता है। रे को हम देखते हैं जो ट्रैफिक में फंस चुका था और वो किसी तरह वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर निक उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है और रे को वहाँ देख कर आस पास की शहरियों को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। अब रे भी उन्हें देख लेता है तो उनके पास कोई चारा नहीं होता, वो तीनों भी बॉडी आर्मर पहन कर उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके पहले इस सीन में बॉस को मारा जाता है और वहाँ निक का भी आदमी मारा जाता है और एक जख्मी हो जाता है। काफी लड़ने के बाद रे और एंसन भागने लगते हैं और वहाँ एंसन को गोली लग जाती है और वहाँ गिर जाता है और रे आगे बढ़ते हुए पुलिस पर फायरिंग करता जाता है। जब रे की गोलियां खत्म हो जाती है तो वो गन फेंक के पिस्टल उठा लेता है और एक जगह जब रे दीवार से उतर रहा था तो उसे निक की गोली लग जाती है। अब रे की गोलियां भी खत्म हो जाती है, वो सरेंडर की बजाय मरना पसंद करता है और गन में खाली मैगजीन डाल देता है तो वो खाली गन से उस पर अटैक करने लगता है, जिसकी जवाब में निक उस पर गोली चला देता है और उसे मार देता है। और जब निक वापस आकर उस गाड़ी में पैसे चेक करने जाता है तो उसमें सारे क्रशुदा पैसों का कचरा था, लेकिन फिर जब वो डोनी के पास आते हैं तो वो हथकड़ियां खोलकर गाड़ी से निकल गया होता है। खैर अब 2 दिन बाद निक अपने ऑफिस में उनके बारे में सोच रहा था और डोनी से मालूमात करने उसके बाहर जाता है और वहाँ उसे पता चल जाता है कि वो काफी दिन पहले काम छोड़कर जा चुका है। निक वहाँ बियर पीने लगता है तो वो ये नोट करता है कि इस बार में ज्यादातर फिट के आदमी आते हैं। फिर वो एक तस्वीर देखकर बाहर आकर देखते हैं तो वो बैंक इस बार के काफी नजदीक था और वो समझ जाता है कि ये प्लान रे का नहीं डोनी का था। उसने सारी जानकारी इस बार में आने वाले फिट के एजेंट से इकट्ठी की थी तो तभी तो वो इस प्लान में कामयाब रहा। असल में निक इस तस्वीर में माइक को देखकर समझ जाता है और उस तस्वीर को देखते हम भी समझ जाते हैं कि वो दोनों कचरा ट्रक के ड्राइवर्स भी डोनी के दोस्त थे। मतलब डोनी ने शुरुआत से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। अब डोनी को भी हम वहाँ मिक के साथ देखते हैं जो वहीं पैसा टायर में बंद करके लंदन एक्सपोर्ट कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद हम डोनी को भी देखते हैं जो लंदन में एक हीरा चुराने का प्लान बना रहा था और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो